Now listen, ओ लेवल में ये टॉपिक आपने पढ़ा था टर्मिनल वेलोसिटी. इसको अब हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे. लिसन केयरफुली. टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख रहा था. It is the constant velocity at which applied force equals to opposite force and resultant force is zero. Acceleration is zero. हम जब टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ते थे तो ये बात याद रखना कि टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, टर्मिनल वेलोसिटी का पूरा ग्राफ डिपेंड इस पर करता है कि एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है. एयर रेजिस्टेंस की वजह से है ये सारा. व्हाट इज एयर रेजिस्टेंस? एयर रेजिस्टेंस क्या है? अप्लाइड फोर्स है या ऑपोजिंग फोर्स है? किस पर डिपेंड करती है? गुड, स्पीड पे. सुने, एयर रेजिस्टेंस इज opposing force to motion and it depends upon speed. ये की पॉइंट है, याद रखना. एट रेस्ट एयर रेजिस्टेंस जीरो है. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो एयर रेजिस्टेंस जीरो है. If speed increases, then air resistance also increases. In opposite direction. जरूर नहीं है इक्वली, बस इंक्रीज होगी ऑपोजिट डायरेक्शन. अब देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है. एक एग्जांपल दे रहा हूँ. ये ऑब्जेक्ट बिल्डिंग के टॉप पर है और ये यहाँ पर रेस्ट पर है. पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस वक्त मैं इसको ऑब्जेक्ट को टॉप से ड्रॉप करूँगा, जैसे ही मैंने इसको टॉप से ड्रॉप किया, उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगी? लिखना. क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1. What is the initial acceleration of an object falling from rest?
अब मुझे ये बताओ, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, एक फोर्स है जो इसे नीचे ड्रैग कर रही है, दैट इज अ वेट। यस और नो? वेट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और डाउनवर्ड रहेगा। आप कहेंगे एट टॉप कॉमा weight acting downward and no air resistance because object at rest. So रिजल्टेंट फोर्स ओ लेवल में भी और ए एस में उससे ज़्यादा, ओ लेवल से ज़्यादा ए लेवल में रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला यूज़ होगा। याद रखना, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू, ये बार बार मैं अप्लाई करवाऊंगा फॉर्मूला, यहाँ से स्टार्ट करवा रहा हूँ। याद रखना, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स। ये जनरल फार्मूला है, ये वही फार्मूला है जो आपने एज इट इज़ ओ लेवल्स में भी पढ़ा था। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब सुनो, यहाँ पर इस सिचुएशन में अप्लाइड फोर्स कौन है? वेट। एयर रेजिस्टेंस ऑपोजिंग फोर्स है, मगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होने की वजह से एयर रेजिस्टेंस क्या है? 0। और वेट किसके बराबर है? mg। तो फिर ये बात याद रखें, रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होती है? याद रखना, ये बार बार मैं आपको बताते जाऊंगा। रिजल्टेंट फोर्स बराबर है ma के। तो मुझे बताओ ma इज इक्वल्स टू mg माइनस 0, तो m से m कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ गई? g इक्वल्स टू 9.8। लिखना, दिस इज इनिशियल एक्सेलरेशन एट टॉप। This is initial acceleration at top. Question number 2. What happens to the acceleration as object falls? ये ऑब्जेक्ट है और ये नीचे आ रहा है। नाउ लिसन, ये इसकी टोटल जर्नी है, ये ग्राउंड है। आंसर लिखना, मैं यहाँ आंसर लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं यहाँ ग्राफ बनाऊंगा, आप आंसर लिखिएगा। राइट डाउन आंसर। ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन as the speed increases, air resistance also increases.
but weight remain constant. But weight remain constant. And hence resultant force decreases. And therefore acceleration decreases. ये याद करें, आपके पास सेम ओ लेवल का ग्राफ था। अभी कुछ टाइम के बाद मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो उसमें आप ये देखना कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट है ये बी है, ये जो पॉइंट है ये सी है। पॉइंट बी पर आ गई है इसकी क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। पॉइंट ये है कि जिस वक्त ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है वेट तो कंटिन्यू कांस्टेंट है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनो। वेट, एक जनरल एग्जांपल सुनो। वेट की वैल्यू फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन है, तो वेट तो हर जगह 50 न्यूटन है। वेट हर जगह 50 न्यूटन है। वेट हर जगह 50 न्यूटन है। शुरू पे एयर रेजिस्टेंस 0 होगा, मगर जब ये नीचे आना शुरू होगा तो एयर रेजिस्टेंस 10। एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन कहाँ होगी, अपवर्ड, ऑपोजिट। मुझे बताओ इस स्टेज पर रिजल्टेंट फोर्स कितनी है, वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस करो कितनी है, 40। अब मैं कह रहा हूँ स्पीड और बढ़ी और इस जगह पर एयर रेजिस्टेंस 20 हो गई। अब रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो गई, 30। अब यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस और बढ़ के 40 हो गई। अब रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो गई। तो फिर एक बात सुनो, एक पॉइंट वो आएगा ना कि जहाँ पर ये वेट और ये एयर रेजिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगा, इसी को तो टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी में, अब टर्मिनल वेलोसिटी के बाद ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये ग्राफ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट स्पीड है और यही कांस्टेंट स्पीड टाइम ग्राफ में ये नज़र आ रही है। एक्सेलरेशन 0, जिस वक्त एक्सेलेरेशन 0, बी से सी में एक्सेलेरेशन 0। अब जिस वक्त ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया होगा, पास पेपर का क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो आपसे कहेगा किसी भी एक टाइम पर इस पॉइंट पर इसकी एक्सेलरेशन बताओ। याद रखना, कर्व की किसी भी एक पॉइंट पर ग्रेडियंट निकालने के लिए आप उसका टेंजेंट बनाएंगे। यस और नो। ग्राफ के लेक्चर में याद करें, मैंने बताया था स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन में इस पॉइंट पर कहूँ कि मुझे ये जो टाइम है, ये याद रखना क्वेश्चन जब आएगा, इस टाइम पर एक्सेलरेशन बताओ। स्पीड टाइम ग्राफ ये वाला दिया होगा और कहेगा इस टाइम पर एक्सेलरेशन बताओ, तो तुम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। ये टेंजेंट कहलाएगी। अब इस स्ट्रेट लाइन के कोई भी 2 पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट। सबसे अच्छा पॉइंट तो यही होगा कि एक यही पॉइंट उठा लो और एक वाई इंटरसेप्ट ले लो। वाई इंटरसेप्ट में एक 0 आ जाएगा, 0, वाई इंटरसेप्ट। ये 2 पॉइंट लेके इसका ग्रेडियंट निकाल लो। जो इसका ग्रेडियंट निकलेगा वो ग्रेडियंट आपको एक्सेलरेशन देगा। तो उसको रेसिप्रोकल नहीं करेंगे -1? क्यों भाई? स्पीड टाइम का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन बताता है सीधा सीधा, तो जो भी ग्रेडियंट आएगा वो सीधा एक्सेलरेशन है। और सुने इसके बाद,
अगर इसी स्पीड टाइम का, सामने देखना, फ्री फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन टाइम पूछूं ग्राफ, तो कैसे बनेगा? और अगर इसी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछूं तो कैसे बनेगा? एक्सेलरेशन ना, स्टार्टिंग में तुमने कहा टॉप पर, याद रखना अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था स्टार्टिंग टॉप पर एक्सेलरेशन कितनी थी? ये इस वाले सवाल का आंसर था कि टॉप पर एक्सेलरेशन कितनी थी? 9.8। और उसके बाद से ए से बी तक एक्सेलरेशन क्या हो रही है? कम। और पॉइंट बी पर एक्सेलरेशन डिक्रीज होके कितनी हो गई? 0। इसका मतलब याद रखें, इस फ्री फॉलिंग बॉडी का अगर आपसे कहे, और ये बहुत बार होगा, वो तुमसे कहेगा कि ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम टॉप, तो जिस वक्त ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, तो उसकी एक्सेलरेशन बताएं। तो उसकी एक्सेलरेशन के लिए ये ग्राफ बनेगा। यहाँ पर इनिशियल एक्सेलरेशन 9.8 होगी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इसके आगे सी है, ओरिजिन पे स्ट्रेट लाइन। सर अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होती तो कांस्टेंट रहता है, स्ट्रेट लाइन आती, कांस्टेंट डिसेलरेशन होगी। एयर रेजिस्टेंस है तो ये फ्री फॉलिंग बॉडी में स्पीड टाइम ग्राफ तुम्हारे सामने है। टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। टर्मिनल वेलोसिटी में स्पीड टाइम ग्राफ तुम्हारे सामने है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तुम्हारे सामने है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अब ग्रेडियंट ऐसे उठेगा, क्योंकि डिस्टेंस टाइम का ग्रेडियंट क्या बताता है भाई? स्पीड। ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम इज व्हाट? अब सुने, ये स्पीड ऐसे उठेगा, और उठने के बाद जिस जगह पर स्ट्रेट लाइन आ जाए, टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। जहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन आ जाए, ये टर्मिनल वेलोसिटी है। ये ए से बी और ये बी से सी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये टर्मिनल वेलोसिटी है। वाई एक्सिस पे देख लो स्पीड टाइम ग्राफ की शेप, स्पीड टाइम ग्राफ की शेप ये, और इसके बाद कांस्टेंट। इफ ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप, अगर ऑब्जेक्ट किसी टॉप से ड्रॉप किया जाए तो एक्सेलरेशन टाइम ये, और फिर टर्मिनल वेलोसिटी 0। डिस्टेंस टाइम ये, और फिर स्ट्रेट लाइन, और फिर अगर इसी का डिस्प्लेसमेंट टाइम पूछे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राउंड की तरफ आ रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट रिटर्न आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का मतलब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो नीचे आने वाले का ग्राफ कैसा बनेगा? अब ग्राफ ऊपर से आएगा कर्व, और जहाँ स्ट्रेट लाइन होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। ये टर्मिनल वेलोसिटी, ये ए, ये बी, और ये सी। ऑब्जेक्ट ज़मीन पर वापस आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ चेंज हो जाएगा। स्पीड टाइम अलग है, डिस्टेंस टाइम अलग है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम अलग है। बोले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है, डिस्टेंस तो जो पाथ उसने कवर किया है वो वाला होता है, मगर डिस्प्लेसमेंट हमेशा ग्राउंड से मेजर किया जाता है, ज़मीन से कितना ऊपर जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट अगर ज़मीन की तरफ आएगा, याद करें डिस्प्लेसमेंट टाइम में हमने जब ग्राफ बनाए थे मैंने कहा था जब ऑब्जेक्ट रिटर्न टूवर्ड्स द मीन पोजीशन तो वो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में और डिस्टेंस टाइम में यही डिफरेंस है। डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम में दोनों में मैं साथ साथ लिख देता हूँ इसको, ताकि ये बात
ये देखो, लुक एट दिस, ये डिफरेंस है। ये सारे टर्मिनल वेलोसिटी के ग्राफ हैं, 4 टर्मिनल वेलोसिटी के ग्राफ मैंने बनाए। डिस्प्लेसमेंट टाइम बताता है कि वो अपने ऑब्जेक्ट ग्राउंड की तरफ वापस आ रहा है, तो वापसी का सफ़र। डिस्प्लेसमेंट टाइम में ऊपर से नीचे आने वाला ग्राफ देखना, जाकर वहाँ लिखा हुआ था ऑब्जेक्ट रिटर्न्स। डिस्प्लेसमेंट टाइम में लिखा था ऑब्जेक्ट रिटर्न्स, और ऑब्जेक्ट रिटर्न में वहाँ पर मैंने ये भी लिखा था कि ए से बी, ये वाली शेप बताती है आपको कि स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, मगर ऑब्जेक्ट रिटर्न, और ये बताती है कि स्पीड कांस्टेंट है, मगर ऑब्जेक्ट रिटर्न डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राउंड की तरफ आ रहा है। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर अब सुनो, वो क्वेश्चन में आपसे ये कहता है कि लेट्स से एक्स एक्सिस पे ये टाइम है, वाई एक्सिस पे स्पीड है। ये तुम्हारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ है, ये इसकी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। अब इस पॉइंट सी पर हम डिस्कस करेंगे आगे, याद करें ओ लेवल मोशन ऑफ पैराशूटिस्ट। इस पॉइंट पर हम कहते हैं कि पॉइंट सी पे पैराशूट ओपन्स। अभी तुमने कहा कि जिस वक्त ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, देखो एक पॉइंट पर, ये देखो तुमने अभी मुझे ये बताया कि एक पॉइंट पर वेट और एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाएंगे, तो फिर वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे आएगा। पैराशूट खुलने से क्या होगा? What happens when the parachute opens? क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 3। Question 3. Write down question 3. What happens when parachute opens? अब सुनो, write down. When the parachute opens, when the parachute opens, due to increase in the surface area of parachute, due to increase in the surface area of parachute, comma, resistive force become greater than weight. Greater than And hence there is an upward acceleration
which at once decreases the resistive force. Which at once decreases the resistive force. So that object again reaches low terminal velocity. And then parachutist falls with the same low terminal velocity until it touches the ground. अब सुनो, जैसे ही पैराशूट खुला, एक बात याद कर लें, रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीज हो गई। अब दो चीज़ें हैं, समझना ज़रा। पहले रेजिस्टिव फोर्स बढ़ गई, और जब रेजिस्टिव फोर्स बढ़ गई तो जाहिर है अपवर्ड वाली फोर्स बढ़ गई। पैराशूट का सरफेस एरिया बढ़ने से अपवर्ड वाली फोर्स बढ़ गई। तो जब अपवर्ड वाली फोर्स बढ़ गई तो उसको पैराशूटिस्ट को एकदम से ऊपर जर्क मिलेगा, एक झटका लगेगा ऊपर की तरफ। और जब ये ऊपर की तरफ हल्का सा झटका लेगा तो इसको हम कहते हैं, वो पूछेगा आपसे इस दौरान क्या हुआ, तो आप कहेंगे देयर इज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन। मगर इस अपवर्ड एक्सेलरेशन में एकदम से रेजिस्टिव फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। पहले रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीज होगी, मगर जिस वक्त ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, पैराशूट खुला तो ऑब्जेक्ट ऊपर उठा। जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर उठा रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीज हुई, मगर फिर दोबारा एयर, जिस वक्त ऑब्जेक्ट ऊपर उठा, सोचो जरा, पैराशूटिस्ट ऊपर उठा तो फिर एयर रेजिस्टेंस ऑपोजिट हो गई। जिस वक्त ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है एयर रेजिस्टेंस ऊपर है, और जिस वक्त जर्क होने के बाद ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है एयर रेजिस्टेंस नीचे है, फिर ऑपोजिंग फोर्स उसे स्लो डाउन कर देगी एकदम से। तो जिसकी वजह से इसकी ये लो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी। देखो एक हाई टर्मिनल वेलोसिटी है और यहाँ पर एकदम से जब गिरेगा तो वो लो टर्मिनल वेलोसिटी। क्वेश्चन आपसे वो ये पूछेगा 3 मार्क्स का, व्हाट हैपेंस बिटवीन T2 एंड T3। जो मैंने तुम्हें आंसर लिखवाया इस पे याद रखना, T2 और T3 के बीच में क्या होगा वो ये पूछेगा। और जो मैंने आपको बताया है उसमें T2 और T3 के बीच में जो होगा वो मैंने आपको पूरा आंसर लिखवाया है कि व्हाट हैपेंस बिटवीन द T2 एंड T3। ये ग्राफ बना लो। या टर्मिनल वेलोसिटी, यू कैन से कि टर्मिनल वेलोसिटी या मोशन ऑफ पैराशूटिस्ट के कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे पहले ग्राफ से रिलेटेड। नंबर 1 सामने देख रहे हैं,
अगर मैं कहूँ तुमसे कि ये मेरे पास ग्राफ, ये हाई टर्मिनल वेलोसिटी आई, ग्राफ नीचे आया, ये लो टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। अब वो मुझे ये कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ। सुनना और से और याद रखना है। इसी का मुझे अब एक्सेलरेशन टाइम चाहिए। ये बात समझ लें और ये दिमाग में बिठा लें कि ये जो पहला पोर्शन है, ये देखो मैं वन बाय वन बता रहा हूँ। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ए से सी, ए से बी वेलोसिटी इंक्रीज है एट डिक्रीजिंग रेट तुमने कहा। इसका मतलब तुमने कहा एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी। ये ग्राफ बनाया था, याद करें, टर्मिनल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन का। ए से बी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, तुमने कहा कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन। अब प्रॉब्लम यह है कि जब पैराशूट ओपन हुआ तो एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन एकदम से नेगेटिव, और ये हाई नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब ये यहाँ से ही ऊपर उठेगी, हल्का सा कर्व, बहुत स्लाइड सा कर्व, और यहाँ से ये फिर दोबारा ज़ीरो। एक्चुअली पोर्शन जो देखना है तुम्हें, वो देखना है सी और डी के बीच को देखो, और से देखो। सी और डी का मिड ये बता रहा है आपको कि ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास ग्राफ एकदम से नीचे आ गया, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर मैं इन शॉर्ट वाई एक्सिस पे स्पीड दिखा रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं दिखा सकता क्योंकि डायरेक्शन बदल गई है। जैसे ही टर्मिनल वेलोसिटी पहुँची, सॉरी पैराशूट खुला, ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन शुरू हो गया। जैसे ही पैराशूट खुलेगा एकदम से देखो, मोशन ऑफ पैराशूट इस क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले नीचे आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। जैसे ही पैराशूट खुलेगा उसे झटका लगेगा, वो ऊपर जाएगा। पैराशूट खुलने से पहले नीचे आएगा, पैराशूट खुलेगा तो ऊपर जाएगा। मोशन ऑफ पैराशूटिस्ट। और जिस वक्त हल्का सा जर्क उसे ऊपर की तरफ लगेगा तो आपका ग्राफ एकदम से नीचे आएगा। क्योंकि एक बात नोट करना, इस ग्राफ में बी से सी वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है, यानी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर भी बी से सी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो। यहाँ पर नोट करो डी से ई, तो यहाँ से नोट कर लो डी से ई, एक्सेलरेशन ज़ीरो है। दोनों जगह एक्सेलरेशन ज़ीरो है। मसला जो याद रखना है वो ये पीक है, ये। अब सुनो, एक और चीज़ बताओ, मैं भी इन पे दोबारा आऊँगा, पहले और से देखते जाना। अगला पॉइंट मेरा ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मेरे पास अभी दिखा दूंगा साथ साथ, वेलोसिटी टाइम में ये ग्राफ है, बात सुनो, वेलोसिटी टाइम में ये ग्राफ है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है,
इंक्रीज, वेलोसिटी क्या हो रही है, मगर कैसे इंक्रीज़ हो रही है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, हाँ एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है, अब मुझे बताओ ज़रा, अगर मैं इसको ऐसे दे दूँ, देखें ज़रा, देखें गौर से, अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे दे दूँ कि एग्जामिनर होशियारी करने के लिए आपसे कहे कि यहाँ पर वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, देखना गौर से, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन है, या मैं ये कह दूं कि वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी है, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है, अब ग्राफ कैसा बनेगा, वेलोसिटी तुम कह रही हो बढ़ रही है, ये ग्राफ शो कर रहा है वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज है मगर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। पहली वाली लाइन ये बनेगी, चाहे यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, कहीं भी बनाओ, क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, वैल्यू ऊपर जा रही है, वाई एक्सिस बढ़ रहा है मगर एक्स एक्सिस नहीं बढ़ रहा। एक्स एक्सिस में कौन है, एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा, वाई एक्सिस बढ़ रहा है। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो फिर आप बनाएंगे अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यस और नो। अगर मैं अब एक और बात, सामने देखते जाना ज़रा गौर से, इसी बात पर फिर मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा डायरेक्ट, इसलिए पूछ रहा हूँ पहले। अप्रॉक्सीमेटली केस 3 देखना, केस 3 में बेटा अब उसने कहा कि ये वाई एक्सिस पे स्पीड या वेलोसिटी, चलो उस पर स्पीड बोल दिया। अब उसने ग्राफ दिखाया, देखो ग्राफ ऐसे था और फिर ये हॉरिजॉन्टल, अब ग्राफ ऐसे था और ऐसे आके हॉरिजॉन्टल लाइन थी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि टेल मी, पहले तो ये बताओ एट विच पॉइंट पैराशूट ओपन्स, तुम कहोगे ये पॉइंट एक्स पर पैराशूट ओपन, यस और नो, वो आपसे कहेगा कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस until the parachute opens। अब यहाँ पर AS की एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपको आगे वर्क एनर्जी, पावर और डिफॉर्मेशन में भी काम आएगी। सुनो, स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस एरिया अंडर द ग्राफ बताता है। स्ट्रेट लाइन का एरिया हो तो ट्राइंगल या जो भी अप्लाई करना है, रेक्टेंगल, वो लगा दो। कर्व के एरिया के लिए क्या करें, जब भी कर्व का एरिया पूछेगा ना तो फिर वो आपसे कहेगा कि अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बताएं, हमेशा पूरे एएस में अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बताएं अंटिल पैराशूट ओपन्स, जब तक के पैराशूट ना खुले। मैंने कहा इसका मतलब पैराशूट तो मैंने पहले ही बता दिया, पॉइंट एक्स पे खुल रहा है,
यस और नो? मुझे एक्चुअली, अब सुनना, अभी सवाल दिखाता हूँ फ़ौरन। मुझे एक्चुअली यहाँ तक का एरिया निकालना है। सबसे पहली आसान बात तो जो सीधी वाली साइड है उसका ट्रायंगल, उसका रेक्टेंगल का एरिया निकल आएगा। यस और नो? फिर स्टार्टिंग में जो थोड़ी स्ट्रेट लाइन है उसका भी आप एरिया निकाल लेंगे। बीच में जो हल्का सा ट्रेपीजियम बन रहा है उसमें ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा देना। सुनो, ट्रायंगल का एरिया के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट, पता है ना? जहाँ कर्व आ रहा है वहाँ पर हल्का सा कर्व जो जहाँ पर भी है वहाँ पर फॉर्मूला है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। याद है ओ लेवल में? सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी है बेटा? ये वाली साइड पैरेलल है इस वाली साइड के। सम ऑफ पैरेलल साइड ये हो गई और इन दोनों के बीच में हाइट ये है। यह आपको ट्रेपीजियम का एरिया बता देगा। और आखिर में ये रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, जो भी कह लो, ये लेंथ कह लो और ये हाइट को ब्रेथ कह लो। लेट्स से लिसन, अब जो मैंने कहा है ज़रा उसको देखते हैं एक नज़र, सामने देखें। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, पार्टिकल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रहा है, नवंबर 2022 का है, क्वेश्चन नंबर 11 है। जब मैंने जैसे ही ग्राफ को देखा मैंने कहा भाई मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर तुमने कहा सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो ग्राफ बताओ जहाँ वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही हो मगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। क्या आंसर है? डीज आंसर। देखते ही डीज आंसर। वेलोसिटी तो बढ़ रही है मगर एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये वी.टी. का ग्राफ देखो, मैंने आपको केस 2 में बताया है। अगर एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, इसका मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रही। ये रहा ग्राफ आपके सामने, डीज आंसर। अब सुने ये, उसी के बाद अगला क्वेश्चन। द ग्राफ शोज पैराशूट ओपन फॉर 20 सेकेंड, मोशन ऑफ पैराशूट इज बता रहा है। अप्रॉक्सीमेट बताओ हाउ फार, मतलब कितना डिस्टेंस बिफोर ओपनिंग पैराशूट। अब यहाँ वर्किंग दिखा रहा हूँ। पैराशूट कहाँ ओपन हुआ भाई? यहाँ पैराशूट ओपन हुआ। लेट्स अब सुनना मेरी बात, ये वर्टिकल हाइट कितनी है? 60। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वैल्यू कितनी लिखी है? 13। अप्रॉक्सीमेट यहाँ तक एक पूरा रेक्टेंगल मान लो, तुमको हल्का सा कर्व है, कोई बात नहीं, स्ट्रेट लाइन। अप्रॉक्सीमेट लेना है, अप्रॉक्सीमेट चाहिए। यहाँ पर वैल्यू लिखी है 9। पहले मुझे इस रेक्टेंगल को बताओ, ये इसकी लेंथ या विड्थ कितनी हो गई? 9 से 13 तक 4, और हाइट कितनी है? तो 4 × 60, पहला आ गया 240। आंसर एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेट ही लेना है आप, 240। अब सुनो आगे, जो अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन लग रही है, जहाँ तक भी लग रही है अप्रॉक्सीमेट, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन उठा ली 5 की। हाइट कितनी है? 44, 60 है ऊपर, एक स्मॉल बॉक्स 4 के बराबर है। ये हाइट 44 है, बेस की विड्थ कितनी है? 5। ट्राइंगल लगाना, हाफ इंटू 5 इंटू 44, 110। अब मिडिल में बच गया ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम की वर्टिकल हाइट तुमने पहले कहा था 60 है। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड करेंगे 44 प्लस 60, और इन दोनों का गैप बेटा कितना है? 5 से 9 तक। हाइट कितनी हो गई?
4 60 plus 44 104 multiply by 2 216 ऐड करना है इसी तरह नहीं 60 प्लस 104 204 208 आएगा शायद ऐड करना है इस पूरे को 208 प्लस 240 प्लस कितना 558 अब मुझे बताएं 558 ये है नियरेस्ट इनमें से कौन सा आंसर है 20 आंसर तुम्हारा अप्रॉक्सीमेट कोई ट्रेपीजियम छोटा मानेगा कोई ट्रेपीजियम बड़ा मानेगा कोई ट्राइंगल सही बनाएगा कोई अप्रॉक्सीमेट थोड़ा सा आगे पीछे भी करोगी ना तो तुम्हारा आंसर 550 आ जाएगा 540 आ जाएगा 580 आ जाएगा 590 आ जाएगा मगर 570 के ऑलमोस्ट आगे पीछे रहेगा कह रहा हूँ हाँ वही बात कर रहा हूँ ना 510 फिर भी दूर है मगर फिर भी चलो फिर भी सही है हाँ और करीब तरीन कोई नहीं है मगर आगे चल के मैं जब तुम्हें वर्क एनर्जी पावर वाला टॉपिक कराऊंगा तो मैं कहूँगा कि कोशिश करो कि एरर थोड़ा कम आए अब तुम बताओ ना तुम किसी ने मुझे अपना खुद जवाब देना किसी ने मुझे कहा कि सर मैंने इस सवाल के हिसाब से किसी ने कहा मैंने ये पूरा ट्रायंगल मान लिया और ये रेक्टेंगल मान लिया तुमने कहा आंसर मेरा 510 आ गया आंसर सही है मगर मुझे बताओ अप्रॉक्सीमेशन तुम्हारी अच्छी है मेरी अच्छी है मेरी वाली अच्छी है ना आगे चल के आपको गुड अप्रॉक्सीमेशन निकालनी पड़ेगी वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में एएस में मैंने आपको ये बात बता दी है अक्टूबर के सितंबर के मंथ में कि एएस फिजिक्स में कर्व के अंदर का एरिया निकालना हो कर्व के अंदर का एरिया निकालना हो तो छोटे छोटे ट्रेपीजियम बनाएंगे अब ये देखिएगा आपको कितने महीने के बाद ये दोबारा काम आएगा और ये बार बार काम आएगा एएस फिजिक्स में एरिया अंडर द कर्व चाहिए तो स्मॉल ट्रेपीजियम एंड स्मॉल ट्रायंगल से निकलेगा और वो अप्रॉक्सीमेट कहलाएगा हमेशा एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते अप्रॉक्सीमेट निकालते अच्छा जी अब एक दो चीज़ें और बताऊं सुनो पहले तो ये बात हो गई जो मैंने आपको बता दिया केस 1 2 3 अब अगली बात सुने लिसन एंड लिसन केयरफुली केस 4 अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे पास ये स्पीड है और ये टाइम है स्पीड और टाइम मेरा क्वेश्चन सुनना पहले This is SP time graph. प्रीवियस वाला लेक्चर याद करना अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ है मैंने कहा प्रीवियस वाले नोट्स और ग्राफ्स तुम्हारे पास सारे बने हुए होने चाहिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो टेल मी इफ आई राइट डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस तो टर्मिनल वेलोसिटी में डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कैसा होगा बताएं टर्मिनल वेलोसिटी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होना चाहिए नो बेटा ए से बी
क्या कहते हैं हम, स्पीड इंक्रीज हो रही है एट डिक्रीजिंग रेट। स्पीड तो इंक्रीज हो रही है, यस और नो? अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हो रही है, अब सुनो गौर से, स्पीड इंक्रीज हो रही है, इस जगह पर बी से सी स्पीड कांस्टेंट हो गई, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड का इंक्रीज होना, ग्राफ ऐसे कर्व बनेगा, ओरिजिन से कर्व बनेगा, स्पीड इंक्रीज हो रही है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, और फिर इसके बाद एक जगह पर आकर हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड हो जाएगी, ये ए से बी और ये बी से सी। ए से बी का मतलब स्पीड इंक्रीज है, स्पीड टाइम ग्राफ में शेप देख लो, वाई एक्सिस में देखना डिस्टेंस टाइम ग्राफ, प्रीवियस वाला लेक्चर नोट कर लें। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये शेप मैंने कब बनाई थी, जब स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पर भी तो स्पीड बढ़ रही है। फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने ये स्ट्रेट लाइन कब बनाई थी, जब स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ भी तो स्पीड कांस्टेंट है, यस और नो? मेरा सवाल कुछ और है। टर्मिनल वेलोसिटी, बेटा लिसन, इस वाले ग्राफ में टर्मिनल वेलोसिटी पॉइंट बी पर आई है, यस और नो? टर्मिनल वेलोसिटी कब आती है? एक्सेलरेशन जीरो क्यों हो जाती है? एक चीज़ बराबर हो जाती है दूसरी चीज़ के, कौन किसके बराबर? एयर रेजिस्टेंस किसके बराबर? एयर रेजिस्टेंस किसके बराबर? अगर मैं कह दूं एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस का, इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस का, एयर रेजिस्टेंस इग्नोर का, स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनेगा और उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? तुमने कहा इस ग्राफ पे ध्यान देना पूरा 100%। तुमने कहा पॉइंट बी पर यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे सर टर्मिनल वेलोसिटी जब आएगी विथ, जब एयर रेजिस्टेंस मौजूद है। यस और नो? अगर यही दोनों ग्राफ की बात कर रहा हूँ, बोथ स्पीड टाइम और डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम और डिस्टेंस टाइम, अगर आपको विदाउट एयर रेजिस्टेंस बनाना पड़ा, अब क्या करेंगे? जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है, प्लीज लिसन, अभी लिखना छोड़ दो बिल्कुल भी, मैं कह रहा हूं एयर रेजिस्टेंस इग्नोर है। सेंटेंस सुनना मेरा, आई एम सेइंग एयर रेजिस्टेंस इग्नोर है। आप कहेंगे बात सुने, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं थी टर्मिनल वेलोसिटी में, तो आपने कहा था कि जब एयर रेजिस्टेंस ना हो तो स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन 9.8 होता है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है, तो रिजल्टेंट फोर्स वेट के बराबर हो जाती है। एम से एम कैंसिल, ए इज इक्वल्स टू जी, जी की वैल्यू 9.8। यस और नो? अब मैं कह रहा हूँ कहीं एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, मुझे बताओ एयर रेजिस्टेंस सब जगह ज़ीरो, सब जगह ज़ीरो, सब जगह ज़ीरो कर दूँ, तो फिर तो टर्मिनल वेलोसिटी का सवाल ही नहीं है।
फिर तो आप कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन हर जगह सेम रहेगी, यानी 9.8। यस और नो? 9.8 से बेटा कम इसलिए हो रही थी क्योंकि एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही थी। यस और नो? अब मैं कह रहा हूँ इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। आप कहेंगे सर अगर इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, सेंटेंस सुनना मेरा, आप कहेंगे अगर इग्नोर एयर रेजिस्टेंस तो फिर एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। लिसन, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस तो एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट, और जब एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट तो फिर टेल मी ना, एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट तो फिर तुम कहोगे कि स्पीड टाइम ग्राफ का एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर दी मैंने, तो फिर स्पीड टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या शो करेगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यस और नो? ये शो करेगा, सुनना मेरी बात, और फिर यहां पर मुझे बताओ इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ रही है, कैसा ग्राफ बनेगा? इसका कर्व, तुम कहोगे, बात सुने, लिसन, अब मेरा सेंटेंस सुनना, आप कहेंगे कि इसका कर्व ऐसे ही डिस्टेंस टाइम वाले जैसा कर्व बनेगा, ऐसे ही डिस्टेंस टाइम वाले ग्राफ का कर्व बनेगा, मगर वो कर्व कभी, जुमला कंप्लीट करो, कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। वाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि एग्ज़ाम में वो तुम्हें, पेपर 2 में वो तुम्हें ये वाला ग्राफ दिखाएगा, डिस्टेंस टाइम का ये ग्राफ देगा एग्ज़ाम में। सेंटेंस मेरा याद रखना, और जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो याद रखना, वो कहेगा ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जिसमें एयर रेजिस्टेंस है। अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो क्या बनेगा? आप कहेंगे अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो फिर ये ग्राफ कंटिन्यू कर्व बनेगा, कहीं स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। यस और नो? यानी कि अगर इसी ग्राफ पे अगर बनाऊं तो मैं कहूँगा यहाँ पर ये ग्राफ स्ट्रेट तो सेम होगा मगर कर्व बनता जाएगा। जहाँ स्ट्रेट लाइन हो जाए ये विथ एयर रेजिस्टेंस है, समझें, ये विथ एयर रेजिस्टेंस है। और जहाँ इग्नोर एयर रेजिस्टेंस हो वो डिस्टेंस टाइम का ये ग्राफ है। स्पीड टाइम का सुने, बिल्कुल इसी तरह से स्पीड टाइम का ग्रेडियंट। लिसन, इतना सा माइनर एरर होगा, अभी क्वेश्चन दिखा दूंगा, बहुत माइनर एरर। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे है तो टेल मी, एयर रेजिस्टेंस यहां पर नहीं है, यहां पर आप कहेंगे नो एयर रेजिस्टेंस। और अगर मैं फ्री फॉलिंग की बात कर रहा हूं, फॉर फ्री फॉल, सुनो मेरी बात, फॉर फ्री फॉल, अगर मैं फ्री फॉलिंग की बात कर रहा हूं तो फिर मुझे ये बताएं कि मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि अगर ये फ्री फॉल है तो आप कहेंगे सर इसका मतलब इसका ग्रेडियंट जो कि एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा और उसकी वैल्यू 9.8 होगी। यस और नो? अब वो कहेगा ये नो एयर रेजिस्टेंस है, इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अब विथ एयर रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाओ।
इसी पर कैसे बनेगा? और पता है इतना सा फ़र्क होगा जब मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा। वो कहेगा विथ एयर रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाओ। कैसे बनाओगी? ऐसे देखना, मैं फ़र्क दिखाऊंगा। फिर एयर रेजिस्टेंस का ग्राफ में स्टार्ट कहाँ से होगा? यहीं से होगा। सुने ज़रा गौर से, इतना माइनर फ़र्क दिखाना होगा जितना मैं आपको ये गौर से दिखा रहा हूँ ग्राफ। ये देखो, ग्राफ जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट यहीं से करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाएंगे। ये देखो, ऑप्शन एग्जामिनर इतनी होशियारी से एक ऐसा ग्राफ दे देगा, गलत हो जाएगा भाई। ब्लू वाली लाइन क्या शो कर रही है? वैल्यू क्या है ब्लू वाली की? इसीलिए लिखिए ब्लू वाले की वैल्यू क्या है? क्या है? क्या है? और फिर अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद हो तो वैल्यू 9.8 से कम होती जाती है। 9.8 से बढ़ तो नहीं सकती, यस और नो? 9.8 से कम होगी। इसलिए इसका विथ एयर रेजिस्टेंस का ग्राफ ये देखना, स्टार्ट वहीं से होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अलग हो गया और फिर ये टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। शुरू में कुछ देर के लिए साथ रहेगा, फिर अलग हो जाएगा। ये ग्राफ है आपका विथ एयर रेजिस्टेंस। ये ग्राफ है विथ एयर रेजिस्टेंस। दूसरा जो था वो था विदाउट एयर रेजिस्टेंस। विदाउट एयर रेजिस्टेंस में और विथ एयर रेजिस्टेंस में बहुत लाइट सा डिफरेंस है अगर गौर करें। और ये तुम्हें इसलिए देखना होगा कि जब एग्जामिनर तुम्हें ऑप्शन देगा तो वो ऑप्शन आपस में बहुत क्लोज होंगे, याद रखना। और जब आपस में बहुत क्लोज होंगे तो उसमें आपने जज जो करना है वो शेप को ही देख के करना है। ये मार्क कर लें। अब इसके बाद हमेशा एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल टर्मिनल वेलोसिटी वाले में एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल 9.8 होती है और ग्राफ में वो 9.8 कैसे मिलेगी? शुरू में बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन तुमसे रिपीटेड पूछा जाएगा। देखना, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल का ग्राफ विथ एयर रेजिस्टेंस, एक्सेलरेशन विथ एयर रेजिस्टेंस। किसी ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया तो इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी है? 9.8। तो ग्राफ कैसे बनेगा? अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद है तो ग्राफ ये बनेगा, ये। और यहाँ पर आकर टर्मिनल वेलोसिटी आ गई तो ये। ये बात समझ लें और ये बात बहुत अच्छे से समझ लें कि ये टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ है। ये टर्मिनल वेलोसिटी के 3 ग्राफ हैं जो बार बार पास पेपर में पूछे जाएंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप इन एयर, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप इन एयर का मतलब एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, और अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद है तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ ये है, ये तो रट लो। और इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हाइट से, इनिशियल पोजीशन से माना जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम या हाइट टाइम एक ही बात है। ग्राउंड के ऊपर आने के लिए वजह से वो नीचे की तरफ आएगा ग्राफ।
एक छोटी सी बात बताऊं, अगर हाइट टाइम में वो कहे टर्मिनल, अच्छा सुनो, अगर वो हाइट टाइम में कह दे कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, हाइट टाइम में एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप कहेंगे यहाँ से ग्राफ होगा और वो ग्राफ ही बनता रहेगा, यहाँ से ग्राफ होगा और वो ग्राफ ही बनता रहेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। डिस्टेंस टाइम में एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर आप कहेंगे ये ग्रेडियंट ऐसे जाएगा और ये ऐसे ही बनता रहेगा। एक्सेलरेशन टाइम में एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी 9.8। स्पीड टाइम में एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर ग्राफ ये रहेगा। इसी ग्राफ पे चारों ग्राफ दोबारा बताता हूँ, गौर से देखना। ये 4 ग्राफ तुम्हारे सामने बने हुए हैं। इन 4 ग्राफ में एक चेंजेस करता हूँ बाद में ताकि कंफ्यूज नहीं हो जाना इन चेंजेस से। इन चेंजेस को समझना। नंबर 1, ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर एक्सेलेरेशन टाइम ये हो जाएगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, स्टार्ट वही होगा मगर कर्व रहेगा, स्टार्ट वही होगा मगर कर्व रहेगा कंटिन्यूसली। ये जितने डॉटेड से बनाए हैं इनका मतलब इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, इस डॉट का मतलब नो एयर रेजिस्टेंस। इसकी पिक्चर ले लेना ताकि बाकी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज करेगा, मैं रब कर दूंगा इसे। ये नो एयर रेजिस्टेंस, ये वाला नो एयर रेजिस्टेंस, ये वाला डॉटेड नो एयर रेजिस्टेंस। अब इसकी पिक्चर ले लें क्योंकि मैं इसको अब रब कर दूंगा। अब सुने, इसका मतलब ये मैंने तैयारी इसलिए करवा दी कि भाई अब ये स्टैंडर्ड ग्राफ हैं और इसमें वेरिएशन वाले मैंने बताए। अब देखो जितनी बातें मैंने की उसके हिसाब से एक चीज़ नोट करना जो मैंने अभी बताई तुम्हें। लुक एट दिस, अभी डिस्कस किए मैंने। नाउ टेल मी, ये रहा ये क्वेश्चन। बॉल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब नो एयर रेजिस्टेंस। उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है। अब वो कह रहा है सेम बॉल को बताएं व्हेन फॉलिंग इन एयर। अर्थ पे अगर मैं इसको छोड़ दूं तो वेलोसिटी टाइम से बिल्कुल करीब में और फौरन हटता हुआ ग्राफ कौन सा है? डी आंसर। बाकी कुछ भी गलत हो जाएगा, ये मसला है। जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हैं, एक्सेलरेशन 9.8 बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए होती है बेटा। उसके बाद जैसे ही एयर रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है तो वो 9.8 से कम होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये शो कर रहा है कि बहुत देर तक कांस्टेंट है, यानी 9.8 है। ये तो गलत है ना, बहुत देर तक थोड़ी रहेगी, फ़ौरन चेंज हो जाएगी। इसे क्लियर? देखो इतना सा डिफरेंस होगा क्वेश्चन। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मैं बता चुका हूँ। ये बताएं एक्सेलरेशन और फ्री फॉल का ग्राफ क्या होगा इसमें से? अभी बताया है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.81। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो उसकी एक्सेलरेशन कम होगी और टर्मिनल वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन आगे क्या हो जाएगी? 0। क्या ग्राफ होगा? इज आंसर। यहाँ बताएं फिर वही सवाल, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल पूछ रहा है टॉप ऑफ अ बिल्डिंग से। वो कह रहा है एयर रेजिस्टेंस इज एप्रिशिएबल, मतलब एयर रेजिस्टेंस है। अगर है तो ग्राफ कौन सा है, और अगर नहीं है
तो ग्राफ कौन सा है? ए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है भाई, वेलोसिटी नहीं है। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो एक्सेलरेशन 9.8 होगी फिक्स, तो ग्राफ ए होता। मगर यहाँ एक्सेलरेशन है तो वैल्यू आपकी जो भी है वो 9.8 से कम होती रही है और जहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो गई इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। यस और नो? यहाँ बताना ज़रा, ये बात कर चुका हूँ मैं पहले, मगर वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ये तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, पुराने क्वेश्चन है ये। शुरू वाले कॉन्सेप्ट वेलोसिटी कांस्टेंट। तो मुझे बताओ डिस्टेंस टाइम में वेलोसिटी कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है? स्पीड इंक्रीजेस, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब डिस्टेंस इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मगर अब मसला ये है कि अब इसके बाद स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। स्पीड डिक्रीजेस का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कौन सा था? स्पीड डिक्रीजेस का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कौन सा था? जब भी ग्राफ करेंगे ना तो आपको सामने पास पेपर रखना पड़ेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड डिक्रीजेस का ये था, ये है करेक्ट आंसर। ये शो कर रहा है सिर्फ ग्रेडियंट डिक्रीजेस यानी स्पीड डिक्रीजेस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको स्पीड बताता है। 23 का आंसर इज सी।